हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर बैच ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट में इक्विटी और लायबिलिटीज साइड। चलिए, तो अब आप आ रहे हैं इक्विटी और लायबिलिटी साइड में, जिसमें हमारे पास एक तो लायबिलिटीज है और एक शेयर होल्डर फंड्स है। लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन वंस अगेन करंट और नॉन करंट जैसे ही होता है जैसा असेट का होता है, लेकिन शेयर होल्डर फंड्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है करंट और नॉन करंट का। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब अपन अपना डिस्कशन पहले शेयर होल्डर फंड्स का स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर फंड्स में एज सच ज्यादातर कंपनी में आपको एक ही हेड देखने को मिलता है, शेयर होल्डर फंड्स। कुछ कंपनी में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम इक्विटी और लायबिलिटीज साइड में पहले इक्विटी की बात करेंगे, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आता है। पेंडिंग रिफंड करंट लायबिलिटी में जाता है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स की। शेयर होल्डर फंड्स में आप देखेंगे तो तीन आइटम्स यूजुअली यहां पे आपको शो करना पड़ती है। एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और शेयर वारंट हर कंपनी में नहीं होते, लेकिन अगर हुए तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर, कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन में शेयर वारंट्स नहीं है तो क्या सी पॉइंट लिख के जीरो लिखना है, या लिखना ही नहीं है? लिखना ही नहीं। जो चीज मौजूद नहीं हो उसको आप यहाँ पे शो ही मत करो, प्रेजेंट ही मत करो, दिखाओ ही मत, सिंपल। तो शेयर कैपिटल में कौन सा शेयर कैपिटल आएगा? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। और यहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। इट विल इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। It will show authorized share capital as well as issued and subscribed share capital. यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल आएगा, इस कारण से यहां पे आपको कॉल्स इन अरियर्स, फॉर फीचर, ये सब बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको शो करना प्लस कई सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स पे भी देना पड़ेगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैटेगराइज किया जाता है। इसके कैटेगराइजेशन के साथ आपको बताना पड़ता है, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसमें आपको पूरा रिकंसिलिएशन देना होता है ओपनिंग क्लोजिंग का। शेयर कैपिटल में भी आपको इंफॉर्मेशन कुछ शेयर होल्डर रिलेटेड देना होती है। सिमिलरली, अगर आपके कोई शेयर का फ्रेश इश्यू, बायबैक या बोनस आया है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देना होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको कैटेगरी वाइज, जैसे अलग अलग पीपी होते हैं तो आपको हर पीपी को अलग अलग कैटेगरी वाइज बताना है। जैसे पीपी में अपन अलग अलग बताते हैं लैंड, बिल्डिंग, वैसे ही यहाँ पे भी रिजर्व सारे अलग अलग बताने हैं, और उसका भी ओपनिंग, चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग बताना है। अभी अपन डिस्कस करेंगे। और मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट है, तो बेसिकली आपको इसका रिकंसिलिएशन बताना है। जब भी मैं रिकंसिलिएशन बोलता हूँ, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस माइनस ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया क्या प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन आपके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रेजेंटेशन काफी वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दी गई है। पहले अपन यहां से पढ़ते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करते हैं। शेयर होल्डर फंड्स के डिस्क्लोजर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पूछते हैं।
या इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आपको बताना पड़ता है। सबसे पहले फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर अलग अलग क्लास के हो सकते हैं। सर शेयर तो 2 क्लास के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। आए इक्विटी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इक्विटी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, अगर कोई कंपनी चाहे तो 2 इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, एक जिसमें डिविडेंड राइट दूसरे से डबल है, डिफरेंशियल डिविडेंड राइट, वोटिंग राइट्स ऐसे। जैसे टाटा कंपनी ऐसा करती है, उनकी जो प्रमोटर्स हैं उनको ज़्यादा डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं है, वोटिंग पावर है, पर आम जनता जब शेयर खरीदती है तो उसका इंटरेस्ट डिविडेंड में ज़्यादा होता है, तो वो शेयर इशू करते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे विद डबल वोटिंग राइट्स और नॉर्मल डिविडेंड राइट। तो आम जनता उसको खरीदती नहीं है, बोले यार अपन प्रीमियम देंगे, वोटिंग राइट्स का क्या करेंगे, अपन कहाँ एजीएम में जाते। और किसी कंपनी के 100 करोड़ शेयर है, उसमें से मेरे पास 1000-2000 शेयर आ भी गए, तो मैं क्या वोटिंग को इन्फ्लुएंस करूंगा। तो आम जनता उसको सब्सक्राइब नहीं करती है, पर जो प्रमोटर ग्रुप होता है वो उसे सब्सक्राइब करता है, और उससे उन्हें क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो मिलता है 20% प्रीमियम पे, पर उसमें वोटिंग राइट डबल मिल जाती है उनको। तो अलग अलग क्लास के इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, उसके भी वेरियस टाइप्स हो सकते हैं। समझ में आया आपको? यानी आप जनरली ये समझ गए कि भैया 2 तरह के शेयर्स अपन नॉर्मली देखते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट विद इन इक्विटी शेयर कैपिटल भी अलग अलग तरह की वैरायटी आ सकती है। यानी आप ये समझ लिए भैया कि आप एक दुकान पे गए हैं, तो वहां पर आपको 2 तरह की मिठाई मिल रही है। एक मिठाई है आपकी मावे की, और एक मिठाई है आपकी बंगाली दूध की। मावा दूध तो एक ही होता है। अरे पर अब आपको ये पता है दोस्तों कि अगर आप बंगाली मिठाई बना रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी, और लेट्स से आप से फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग एनी अदर मिठाई ड्राई फ्रूट्स की, तो उसमें फिर आपकी अलग अलग तरह की क्या है वैरायटीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों से रिलेटेड हमें कई सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं। पहले अपन इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। जब भी कैपिटल बताओगे तो उसमें अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स प्लस उनकी फेस वैल्यू, ये 3 चीजें बताना है। तो नंबर, अमाउंट, और अमाउंट का मतलब फेस वैल्यू और टोटल वैल्यू। इसमें कितने आपने इशू किए, सब्सक्राइब हुए और फुल्ली पेड अप हो गए, या फुल्ली पेड अप कितने नहीं है। अगर पार्टली पेड अप है तो अलग से बताएं। वैल्यू पर शेयर क्या है ये भी बताइए, इसे फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। और रिकंसिलिएशन दीजिए कि शुरू में कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस क्या हुए, और अंत में कितने। इसके बाद में कोई भी अगर राइट, प्रेफरेंस या रिस्ट्रिक्शन है हर क्लास ऑफ शेयर के लिए, इसमें फिर अब इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया, तो आप वो सब डिस्क्लोज करें। यानी ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। और फिर शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी क्या होती है? तो दोस्तों आप लोग क्या सबसे पहले बताओ, होल्डिंग सब्सिडरी समझते हो या नहीं? होल्डिंग सब्सिडरी समझते हैं? तो जैसे आप यूं समझ लीजिए, यूट्यूब इनकॉर्पोरेशन, या अभी मैं लिमिटेड लिख लेता हूं, एक सब्सिडरी है गूगल की, जो कि इंटर्न एक सब्सिडरी है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की। ऐसी एग्जांपल लिया मैंने। यानी यहां पे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के पास गूगल लिमिटेड के 51% शेयर कैपिटल है, और गूगल के पास यूट्यूब के 80% शेयर कैपिटल। आप ये कहोगे कि अल्फाबेट इज अ पेरेंट ऑफ गूगल, गूगल आप कहोगे इज पेरेंट ऑफ यूट्यूब। पर पेरेंट का पेरेंट अल्टीमेटली क्या होता है? तो सब्सिडरी की सब्सिडरी अपनी सब्सिडरी होती है, इसी तरह से होल्डिंग की होल्डिंग भी हमारी होल्डिंग होती है।
आप ये भी कह सकते हो कि अल्फाबेट इज पेरेंट ऑफ गूगल एंड इट इज ऑल्सो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ऑफ यूट्यूब। पेरेंट की जगह आप होल्डिंग बोलोगे, सिनोनिम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट इज इक्वल टू होल्डिंग कंपनी, सेम बात है। आप बोलने के लिए ऐसा भी बोल सकते हो दोस्तों कि गूगल इज अ सब्सिडरी ऑफ अल्फाबेट और यूट्यूब इज अ सब्सिडरी ऑफ गूगल। यही नहीं, इट इज ऑल्सो द अल्टीमेट सब्सिडरी या सिंपली सब्सिडरी ऑफ अल्फाबेट। बाकी आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे इसको। तो अगर आप YouTube के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो YouTube के कितने शेयर्स है जो गूगल ने होल्ड किए हैं और कितने शेयर्स है जो अल्फाबेट ने होल्ड किए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि गूगल उसकी पेरेंट कंपनी है और अल्फाबेट उसकी अल्टीमेट पेरेंट या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। एक बार जल्दी से बता दो, ये जो समझाया मैंने आपको समझ में आ गया? तो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स कितने आपकी होल्डिंग या आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किए, इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडी और एसोसिएट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इन एग्रीगेट। शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडी और एसोसिएट ऑफ होल्डिंग और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है दोस्तों? एक चीज समझिए, हो सकता है कि अल्फाबेट की कोई और भी सब्सिडरी कंपनीज, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अल्फाबेट is having another subsidiary company which is Pixel Limited, और गूगल की हो सकता है दूसरी कोई सब्सिडियरी कंपनी हो, लेट्स से गूगल मैप्स लिमिटेड। पिक्सल में लेट्स से हमारा 60% स्टेक है, गूगल लिमिटेड का इस पे 100% स्टेक है। तो ये जो पिक्सल है ये क्या है, ये बेसिकली क्या कहलाएगी, दिस इज अनदर सब्सिडरी ऑफ अल्फाबेट, दिस इज अनदर सब्सिडरी ऑफ गूगल लिमिटेड, इट इज ऑल्सो द अल्टीमेट सब्सिडरी ऑफ अल्फाबेट। तो अगर मेरे एग्जाम्पल में क्वेश्चन यूट्यूब का है तो मुझे ये बताना है कि यूट्यूब के शेयर्स विच आर हेल्ड बाय अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट, होल्डिंग कंपनी गूगल, और इवन पिक्सल विच इज सब्सिडरी ऑफ अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, और गूगल मैप्स विच इज सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इन सब के द्वारा जो होल्ड किए गए शेयर्स है यूट्यूब में वो सब बताना पड़ेगा। एसोसिएट कंपनी किसे कहते हैं? तो नॉर्मली एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखते हो तो वो आपकी सब्सिडरी कहलाती है, और 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होता है तो वो एसोसिएट कहलाती है। दो लोग मिलके किसी को कंट्रोल करते हैं तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। ये सब आप कंपनीज एक्ट में पढ़ो, काउंटिंग में अपने को इसे पढ़ना है, पर एक कंसोलिडेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहां जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। तो ये जितने भी लोगों ने आपकी कंपनी में शेयर होल्ड कर रखे, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है तो वो सब आपको देना पड़ेगी। हालांकि ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन यूजुअली क्वेश्चन में नहीं जाती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर फोकस मत करो। सिमिलरली अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास आपकी कंपनी का 5% से ज्यादा शेयर है तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके पास कितने शेयर्स। इसे आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर है 5% से ज्यादा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मोर देन 5% है, ना कि मोर देन इक्वल टू 5%।
तो अगर किसी कंपनी में 100 करोड़ शेयर्स हैं, तो अगर किसी सिंगल शेयर होल्डर के पास 5 करोड़ एक शेयर या उससे ज़्यादा शेयर है, तो आपको बताना है एग्जैक्ट 5 करोड़, तो बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ों पे एमसीक्यू कभी आ जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिमिट्स आ गई यहाँ पे। देन अगर आपने कोई शेयर रिजर्व कर रखे हैं फॉर इशू अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट फॉर सेल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ये सुना है क्या आपने? कई सारी कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को ऑप्शंस देती है कि आप 3 साल रुकोगे तो हम अगर आप 3 साल रुके हमारी कंपनी में, तो हम आपको क्या करेंगे, हमारी कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, शेयर इशू होते हैं आज की प्राइस पे, पर कब, 3 साल एम्प्लॉय काम करेगा तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद शेयर की प्राइस अगर डबल हो गई, आप ये समझो कि आपको जो शेयर मिल रहा है वो उस समय की प्राइस से आधी वैल्यू पे मिलेगा। तो एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं इससे कि यार चलो अपन काम करो, अच्छा शेयर की प्राइस बढ़ाओ, और साथ ही साथ में एम्प्लॉयज़ को कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक एडवांटेज दिखता है। इन रीजन से ईसॉप्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो ईसॉप से एक तरह से कंपनी एक तरह का कमिटमेंट अपने सर पे ले रही है कि आने वाले समय पे मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करूंगी अगर वो लोग इतने साल काम करेंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस ऑन शेयर कैपिटल को आपको डिस्क्लोज कर, तो अगर कोई भी शेयर आपने रिजर्व कर रखे, यानी आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरी ऑथराइज कैपिटल में से इतना मैं शेयर इशू करने वाला, ये किसको इशू कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को। कई बार गवर्नमेंट कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट्स करती है प्लान कि भाई मैं इतने शेयर इशू करूंगा पब्लिक को मार्केट में, ताकि पब्लिक का स्टेक हमारी कंपनी में बढ़े और सरकार का स्टेक कम हो जाए। ऐसा कुछ भी है तो उसे डिस्क्लोज करें। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 सालों में, यानी कि आपकी बैलेंस शीट सपोज 31 मार्च 2025 की बन रही है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फॉर द पीरियड 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट एट विच द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि आपको 2021 से लेके 25, ये 5 सालों, 5 सालों तक की आपको इंफॉर्मेशन देना है। क्या, कितने शेयर्स आपने विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश इश्यू किए। ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मली ये तब होगा जब आपने शेयर इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट्स। मैंने कोई कंपनी की मशीन खरीदी 1 करोड़ की और उसको बोला तुझे 1 करोड़ रुपए देने की बजाय मेरी कंपनी के 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू के शेयर इशू कर दो। तो आप यहाँ पे जो शेयर इशू कर रहे हो उससे आपको कैश नहीं मिल रही है, दूसरी एसेट मिल रही है, तो इसे शेयर इशूड अदर देन कैश माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई शेयर आपने इशू किया है टू रीपे अ लोन, जैसे बैंक से मैंने एक 100 करोड़ का लोन ले रखा है और मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने उसे रीपे करने के लिए मेरी कंपनी के शेयर इशू कर दिए। लिस्टेड कंपनी थी, बैंक भी मान गई, बोले चलो ठीक है, इसे फॉर कैश माना जाता है। तो ये यहां पे डिस्क्लोज नहीं होगा, ये फॉर कैश है। तो लाइबिलिटी पे करने के लिए शेयर इशू करते हैं तो फॉर कैश मानते हैं, पर कोई एसेट खरीदने के लिए शेयर इशू करते हैं तो उसे नॉन कैश। तो आपको नॉन कैश बताना, क्यों बताना है? आपके दोस्त के बर्थडे पर आपने दोस्त को 1,000 रुपए का लिफाफा गिफ्ट में दिया। ये दोस्त को कौन लिफाफा गिफ्ट में देता है सर? एक्चुअली इसलिए दिया क्योंकि 3 दिन बाद आपका भी बर्थडे था, तो आपको लगा कि हमें वापस मिल जाए। 3 दिन बाद आपने बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट किया, वो भी आया आपके लिए 1,000 रुपए का गिफ्ट लेके, पर उसने जो आपको गिफ्ट दिया, लेट्स से वो कोई ईयरफोन दे दिया, और जब हमने ओपन किया ईयरफोन तो हमने देखा कि उसने फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग थी और उस ईयरफोन पे एमआरपी लिखी हुई थी 1,000 रुपये की। सही बताओ दोस्तों, तुमने गिफ्ट दिया 1,000 रुपये कैश और उसने 1,000 रुपये के गुड्स तुम्हें दिए, क्या तुम्हें लगता है बराबरी का सौदा हुआ है? नहीं।
क्योंकि डेफिनेटली उसकी एमआरपी 1000 है, तो हो सकता है उसने उसको डिस्काउंट पे खरीदा ऑनलाइन। इसलिए क्या होता है दोस्तों, हमेशा कैश कैश होती है। कंपनी ने शेयर इशू किया, कैश आए तो एकदम श्योर है कि जितने के शेयर हम बता रहे हैं उतना पैसा कंपनी में आया है। पर कोई एसेट के बदले में शेयर आते हैं तो उसमें मैनिपुलेशन की संभावना होती है। हो सकता है कंपनी ज़्यादा दिखाए एसेट की वैल्यू और शेयर की वैल्यू बढ़ा के दिखाए। अब हम इसे रोक तो पाएंगे नहीं, तो हम एटलीस्ट ये कहेंगे कि भैया आप डिस्क्लोज कर दो, ताकि यूज़र को खुद को समझ में आ जाए कितने शेयर्स पे एक्चुअल कैश आई है और कितने दूसरे तरीके से रेस किए गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर अलॉटेड एज फुल्ली पेड बाय वे ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर में भी आपके पास कैश नहीं आती, तो ये भी आपको डिस्क्लोज करना, और इसे आप अलग से बोनस शेयर के नाम से डिस्क्लोज कर दो। सिमिलरली अगर कोई बायबैक हुआ है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है, यानी आपने शेयर वापस खरीदी। इसमें एक चीज और है, अगर आपने कोई शेयर अदर देन कैश इशू किए हैं और ये अगेंस्ट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इशू हुए हैं, तो उसे और अलग से डिस्क्लोज करना है। उसे और अलग से डिस्क्लोज करिएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आपने कोई कंपनी खरीदी और शेयर इशू किए, तो उसमें जो शेयर इशू हुए हैं वो आपको अलग से बताना पड़ते हैं। अदर देन कैश में भी उसे अलग से बताना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि ये डिस्क्लोजर किस तरह के बनेंगे। आप समझिए कि कंपनी की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2025 की, ठीक है बेटा, और उसमें आपको शेयर कैपिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। और इंफॉर्मेशन में आपको दिया है कि कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू एफई 10 each, 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ फेस वैल्यू 10 each। इसमें से कंपनी का इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल है, लेट्स से 8,000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप और 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप। पर ये इंफॉर्मेशन आपको दी है 1 अप्रैल 2025 की, फिर आपको दिया है ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2024 की, सॉरी, और फिर आपको दिया है कि 2024-25 में ए कंपनी बोनस इशू लेकर आई 800 इक्विटी शेयर्स का, बी उसके बाद कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए एज फुल्ली पेड अप, और इसके अलावा इट इशूड 100 इक्विटी शेयर्स टू एक्वायर अ मशीन, और उसने इशू किए 50 इक्विटी शेयर्स टू एक्वायर अ बिजनेस इन करंट ईयर। ये जो 8,000 शेयर फुल्ली पेड अप आपको दिए हुए हैं, इसमें यह भी दिया गया है
कि 2000 शेयर्स 3 years ago were issued for other than cash. अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया, अब आपसे सवाल ये है कि इसे कैसे प्रेजेंट कर। अरे तो आप बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसे प्रेजेंट करना है आपको, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, और भी हो सकती थी, 5% से ज़्यादा के शेयर होल्डर वगैरह, ये वो जो भी है। तो अपन नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा एक नोट्स टू द बैलेंस शीट, ठीक है ना। उसमें नॉर्मली आपका नोट नंबर 1 होगा शेयर कैपिटल का, शेयर होल्डर फंड्स की पहली आइटम। उसमें आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा ऑथराइज्ड। तो नॉर्मली प्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड और उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं सर? तो 10,000, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी बताने हैं, फेस वैल्यू भी बतानी है, टोटल अमाउंट भी बताना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, तो कितना हो जाएगा ये? 1 लाख, और इसके नीचे एक लाइन खींच देना। इशूड सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कितने हैं? तो आपको इस पे पूरा रिकंसिलिएशन बताना है बेटा। आप बताएंगे कि हमारे ओपनिंग थे 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, यानी कि 80,000। इसमें अब आपको ये भी बताना है ऑफ विच 3,000 शेयर्स वर इशूड फॉर अदर देन कैश। फिर आपको एडिशन दिखाना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने फ्रेश इशू किया, कितने शेयर्स फ्रेश इशू किए आपने? 800, 1000, 100 और 50, यानी 1950 शेयर्स आपने फ्रेश इशू किए। तो आपको लिखना पड़ेगा 1950 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, यानी 19,500 रुपीज। उसमें बताना पड़ेगा ब्रेकअप ऑफ विच शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कितने? 100 शेयर्स रहे ऑफ 10 ईच। शेयर इशूड टू एक्वायर अ कंपनी, तो अदर देन कैश 50 शेयर्स थे शेयर, नहीं एक्वायर अ बिजनेस 50 है। और बोनस इश्यू आपका रहा है 800 शेयर्स ऑफ 10। बाकी जो 1000 शेयर फुल्ली पेड अप इशू हुए हैं ये फॉर कैश है, ये अलग से ब्रेकअप नहीं देना, ये ऐसा हो गया। तो इस तरह से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट आ जाएगा 99,500, इसे बोल दीजिए ए। फिर लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो जितना ऑथराइज्ड है उतना ही पूरा इशूड है, फुल्ली पेड अप है। आपको सिंपली लिखना है ऑथराइज्ड 5,000 शेयर्स 10 रुपीज फुल्ली पेड अप, और आप ऐसे ही लिख देंगे इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप, वही 5,000 शेयर 10 फुल्ली पेड अप 50,000, ये बी हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका आ जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल,
A plus B, which will be 1,49,500, जो आपकी बैलेंस शीट में दिखे। तो आपको ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, रिकंसिलिएशन, ओपनिंग, चेंजेस, क्लोजिंग और उसमें कितने बोनस, अदर देन कैश, बिजनेस इशू, बायबैक, ये सब अलग अलग बताना है। इस तरह का पूरा प्रेजेंटेशन आप दोगे तब जाके आप समझो 10 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क आपके ये प्रेजेंटेशन के होंगे। ये पूरा ऐसे दोगे तो इसके 2 मार्क मिलेंगे आपको तब जाके। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ किस तरह से पूछे जा सकते हैं। लेट्स से ये वाला 4th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज ईच, 500। आगे दिया है ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की 80,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच की है। ऊपर के ये जो फिगर्स हैं ये शायद इन थाउजेंड्स होंगे, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कहीं। ठीक है, फिर इसके अलावा कहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर्स अदर देन कैश इशू हुए हैं, 50,000 रुपये। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन। अब आपको नोट्स में इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे दोगे आप? तो सबसे पहले आपका ट्रायल बैलेंस देख के देखिए, आपका 55 लाख रुपीस का पेड अप शेयर कैपिटल दिख रहा है। कैसे पता पेड अप शेयर कैपिटल है? तो दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि अगर आप 100 रुपये के शेयर इशू करोगे और उसमें आप अगर कॉल अप 50 करोगे तो शेयर कैपिटल 50 से ही बढ़ेगा। हाँ, अगर कोई कॉल्स इन अरियर्स होते तो अपन बोल सकते थे कि ये कॉल्ड अप कैपिटल है और कॉल्स इन अरियर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पेड अप कैपिटल। तो कॉल्स इन अरियर्स दिए हैं सर क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी आपको 11th-12th का भी याद होगा कि जब भी हम शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल ड्यू करते थे तो कैपिटल बढ़ा देते थे, और फिर जब पैसा आ जाता था हमारे पास तो हम क्या करते थे, जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आने पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, पर नहीं आता था तो फिर हमें कॉल्स इन अरियर क्रिएट करना पड़ता था, जिससे हमारा पेड अप कैपिटल कम होता था। तो एक तरह से दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल आता है ना, ये हमेशा कौन सा कैपिटल होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज़। और हमें शो क्या करना होता है? पेड अप कैपिटल, जिसका हमें पैसा मिला है, तो कॉल्स इन अरियर यहाँ से माइनस होगा। तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप देखिए आपको शेयर कैपिटल कैसे दिखाना है। 495 आएगा, 500 माइनस 5, ये हो गई बैलेंस शीट। पर अब इसका देखते हैं अपन नोट। नोट में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। सबसे पहले आप देंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका कितना है? 80,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच इन 1,800। पर इसमें से कितना इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप है? तो इशूड और सब्सक्राइब 50,000 है, और ये कॉल्ड अप है क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर। और इसमें से सर कोई फॉर कैश अदर देन कैश है क्या? हाँ, 50,000 रुपये, यानी कि 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच आर फॉर अदर देन कैश। तो ये बस नोट्स आपको ब्रैकेट में दिखा दे, और इसमें से आप कॉल्स इन अरियर माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा। इसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल या सिंपली शेयर कैपिटल। ऐसा प्रेजेंटेशन आपको देना, तब जाके आपको इसके 2 मार्क मिलेंगे पूरे, अगर ये 10-12 मार्क का क्वेश्चन। चलिए, तो कॉल्स इन अरियर्स का डिस्कशन अब देखते हैं। कोई भी कॉल अगर अनपेड है, उसमें अगर कोई डायरेक्टर ऑफिसर का है तो अलग से बताइए, बाकी होगा। यानी टोटल 100 रुपए के अनपेड कॉल्स हैं, जिसमें से 20 रुपीज डायरेक्टर या ऑफिसर्स के हैं, तो आप लिख दो कॉल्स इन अरियर 100 और नीचे ब्रैकेट में डायरेक्टर्स कॉल्स इन अरियर्स आर 20 और कॉल्स इन अरियर्स फ्रॉम शेयर इशू टू डायरेक्टर्स आर 20। सिमिलरली अगर आपने शेयर में अरियर्स होने के कारण शेयर को फोरफीट कर लिया, तो जब तक वो शेयर फोरफीट होके पड़ा हुआ है और रीइश्यू नहीं होता है, तब तक शेयर फोरफीचर का जो बैलेंस होता है उसे भी आपको शेयर कैपिटल में ही शो करना पड़ता है, तो उसे आप अलग से प्रेजेंट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करना हो, तो इसके लिए आपको मैं इसका एक प्रेजेंटेशन शो करता हूं कैसे होता है। देखो, अभी अपन शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले अपन ने ये एग्जाम्पल लिया। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे कॉल्स इन अरियर्स, शेयर फॉर फीचर
और कॉल्स इन एडवांस प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉल्स इन अरियर्स को कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस किया जाता है। शेयर फॉर फीचर को शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जो आता है उसमें ऐड करके प्रेजेंट किया जाता है। और कॉल्स इन एडवांस को आप लाइबिलिटीज में शो करते हैं, जो कि करंट या नॉन करंट कुछ भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो, साइलेंट हो, आप उसे अज्यूम करें करंट। लॉजिक क्या है करंट और नॉन करंट का? तो अगर आपको लगता है कि कॉल्स जो हमारे पास एडवांस में आ गए हैं वो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी मंगाई लेगी तो वो करंट लाइबिलिटी, और उसके बियॉन्ड मंगाएगी तो नॉन करंट है। लिस्टेड कंपनी में कॉल्स 1 साल के अंदर मंगाना अनिवार्य होते हैं, बाकी कंपनियों के पास ऑप्शन होता है। तो कुछ नहीं दिया हो तो करंट मान लीजिएगा, अदरवाइज आपको जैसा दिया है वैसा बता दीजिए। तो प्रेजेंटेशन आपका जो दिखेगा ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आएगा आपका ऑथराइज्ड, फिर उसके बाद आता है हमने कितना इशू किया, उसमें से क्या सब्सक्राइब हुआ, और फिर उसमें से हमने कितना कॉल किया। ये जो भी अमाउंट आता है इसमें से आप लेस करते हैं कॉल्स इन अरियर्स, तो जो बचता है वो आपका कहलाता है शेयर कैपिटल, जिसे पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन में शेयर फॉर फीचर दिया है तो आप उसे यहां पर ऐड कर दीजिए, और ये वो आपका फाइनल शेयर कैपिटल है जिसे आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर। तो ये जो भी फिगर आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो फिगर आएगा इसमें अरियर्स माइनस हो जाएगा, इन दोनों का नेट फिगर ये आएगा जिसमें फॉर फीचर अगर कुछ है तो ऐड हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट का है। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। आपको इन दोनों जगह पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसकी क्या फेस वैल्यू है ये बताना। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। इस तरह से आपको कंपनीज एक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन देना होता है। क्लियर है सबको? तो बता दी। आ रहा है दोस्त समझ में? ये प्रेजेंटेशन का तरीका है किसका? शेयर कैपिटल। इसके अलावा तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम में आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस, जो कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में, यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आगे जाके इक्विटी शेयर बनने वाले हैं। और बताओगे तो एक सवाल ये उठता है कि क्या सीक्वेंस में बताएंगे। तो एक बात बताओ दोस्तों, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो अपन बैलेंस शीट में पहले नॉन करंट लिखते हैं या करंट? नॉन करंट। इनफैक्ट इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में भी आप पहले क्या दिखाते हो? शेयर कैपिटल, और उसके बाद में आती है आपकी लाइबिलिटी, यानी कि पहले परमानेंट आता है और उसके बाद लेस परमानेंट या लिक्विड आता है। इसीलिए कोई भी डिस्क्लोजर जब भी देना होता है और आपके पास मल्टीपल चीज़ें डिस्क्लोज करने की, तो समझो मेरी कंपनी में एक डिबेंचर है जो 5 साल बाद कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में, और एक प्रेफरेंस शेयर है जो 3 साल बाद कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में। मुझे ये दोनों नोट्स में डिस्क्लोज करना है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा?
जो सबसे लेट कन्वर्ट होने वाला है इक्विटी शेयर में, और बाद में जो सबसे नज़दीक है। क्यों? क्योंकि पूरा हमारा प्रेजेंटेशन का ऑर्डर ही यही है, परमानेंट टू लेस परमानेंट। तो इसके लिए बोला गया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर इशूड अलॉन्ग विद अर्लीस्ट डेट ऑफ कन्वर्जन। हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी में सामने वाले को दो ऑप्शन दिए हो कि तू चाहे तो 5 साल बाद कन्वर्ट करा लेना, चाहे तो 6 साल बाद कन्वर्ट करा लेना। तो आप ये मानना कि वो 5 साल बाद करा सकता है, तो हमारे लिए वो 5 ईयर्स ओल्ड माना जाए। और ये आपको दिखाना है डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम फार्देस्ट डेट, यानी सबसे ऊपर कौन सा आएगा, जो सबसे लेट कन्वर्ट होने वाला है, टू सबसे नजदीक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी एमसीक्यू आ गया तो ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में प्रमोटर्स हैं, क्या मतलब होता है प्रमोटर का, जैसे अडानी ग्रुप है तो उसमें अडानी के फैमिली मेंबर्स प्रमोटर्स, नायका है तो फाल्गुनी पाठक उसमें प्रमोटर कम, यानी ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली कंपनी स्टार्ट करते हैं। जरूरी नहीं है हर कंपनी में प्रमोटर ग्रुप बचे, कई सारी कंपनियों में प्रमोटर अपना स्टेक बेच के बाहर भी हो जाते, में नहीं भी होते। अगर आपकी कंपनी में अभी भी शेयर प्रमोटर ग्रुप के पास हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कैसी है। तो जैसे अगर आप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अडानी कंपनी में प्रमोटर्स ने 30,000 करोड़ के अपने शेयर्स बेचने की प्लानिंग करी है। तो आप बताइए, अगर प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं तो ये क्या चीज़ शो करता है? ये शो करता है पॉसिबली कि शायद प्रमोटर्स का या तो कॉन्फिडेंस कंपनी पे कम हो रहा है, या कंपनी में प्रमोटर अपना स्टेक कम करने को तैयार हैं। अगर वो उससे डेट रीपे कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन है कि हम डेट फ्री बना रहे हैं, अपने खुद के पर्सनल स्टेक को बेच के कंपनी में पैसे इंट्रोड्यूस करा के। इस तरह की कोई चीज़ों से आपको ये बताना पड़ता है कि प्रमोटर के स्टेक में क्या चेंज हुआ है। तो प्रमोटर्स की जो भी शेयर होल्डिंग है, आपको ये नाम बताना है प्रमोटर का और कितने शेयर उसने होल्ड किए, और उसके पास परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, प्लस क्या चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, जैसा कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया। नंबर ऑफ शेयर अगर अलग अलग क्लास के हैं तो सबके अलग अलग बताइए कितने हैं, और परसेंटेज चेंज आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर से ईयर एंड पे बताना है। यानी कि प्रमोटर के पास शुरू से शेयर्स थे, अच्छे 20% शेयर्स थे कंपनी के, और ईयर एंड में 18% हो गए, तो आप बताओगे 10% रिडक्शन, बढ़ गया तो बताओगे कितने परसेंट बढ़ गया। ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये सभी आपके इतने सारे डिस्क्लोजर्स हैं, आपको याद रखना है। तो मैंने आपके लिए एक समरी बनाई है यहाँ पे, और ये समरी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मैंने क्या किया है, सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करनी है इसको लॉजिकली डिवाइड कर दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर्स रिलेटेड है, कुछ शेयर होल्डर रिलेटेड है, और कुछ ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल रिलेटेड। शेयर से रिलेटेड आपको ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन अरियर, फॉर फीचर, वो भी हर क्लास ऑफ शेयर में, नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू, रिकन्सिलिएशन, ओपनिंग क्लोजिंग, और कोई स्पेशल राइट्स है तो शेयर होल्डर में आपको बताना है होल्डिंग के पास कितना है, अल्टीमेट होल्डिंग के पास कितना है, और होल्डिंग अल्टीमेट होल्डिंग की सब्सिडरी या एसोसिएट के पास कितने शेयर है हमारे, प्लस वो शेयर होल्डर जिनके पास 5% से ज़्यादा है उनका नाम और कितना परसेंटेज होल्डिंग, अपार्ट फ्रॉम चेंज इन शेयर होल्डिंग परसेंटेज ऑफ प्रमोटर, वो ऊपर दिया हुआ है। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस प्रमोटर इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर होल्डिंग परसेंट। इसके अलावा कोई ऑप्शन शेयर कैपिटल पे दिए हैं, कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसे फर्देस्ट टू नियरेस्ट के सीक्वेंस में डिस्क्लोज करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी शेयर अदर देन कैश या बोनस या बायबैक पिछले 5 साल में हुआ है तो बताओ। अदर देन कैश मतलब जिसपे आपको कैश नहीं मिली है वो अदर देन कैश। अगर किसी पे कैश मिली है तो वो अदर देन कैश नहीं है। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए शेयर इश्यू हुए हैं तो वो अदर देन कैश नहीं है, फॉर कैश माना है। यानी ये दोनों को फॉर कैश माना जाता है, इसको नहीं बताना है। इसके अलावा कोई इशू है तो वो बताना है इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। और ये आपका पूरा शेयर कैपिटल का कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाता है, कैसे डिस्क्लोज करना है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन आपने जो इतना पढ़ा है ना, उसमें मेनली सिर्फ ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, अरियर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश में आपका काम हो जाता है। एक एसजे टिप बस आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेयर कैपिटल जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, ये क्या शो करती है? इट बेसिकली शोज कॉल्ड अप कैपिटल।
and not paid up. ये टिप ध्यान रखिए। तो इसके लिए पेड अप निकालने के लिए आपको कॉल्स एंड अरियर्स डेबिट साइड में दिया जाए। तो कॉल्स एंड अरियर्स in trial balance will have a debit balance and is reduced from called up capital. While presenting in the balance sheet. अगर कभी आपको शेयर फॉर फीचर का बैलेंस दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में, तो मुझे बताओ शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा? शेयर फॉर फीचर की जर्नल एंट्री सोचो क्या होती थी, अपन शेयर इशू करते थे, कॉल मंगाते थे, कॉल अरियर में रहते थे तो फॉरफिट करते थे, तो फॉरफिट करते थे तो शेयर कैपिटल डेबिट कर देते थे और टू शेयर फॉर फीचर करते थे। फिर जब शेयर इशू होता था तो फॉर फीचर डेबिट करके टू कैपिटल करते, यानी शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस होगा। And it will be added to share capital in the balance sheet. मेरी टिप आपको अगर कभी एग्जाम में कॉल्स एंड अरियर्स या शेयर फॉर फीचर आए तो काम आएगी। ऑब्वियसली बात है, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस ही हो, उसमें तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि लाइबिलिटीज और इक्विटी का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ये कोई बताने की बात ही नहीं। चलो दोस्तों, एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, सब कुछ ठीक है तो फिर मैं अब आपको अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर आऊँगा, जो कि है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में आपने क्या डिस्कस कर लिया है? शेयर कैपिटल। अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले आप थम्स अप दिखाइए शेयर कैपिटल की, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी क्या कहानी है? रिजर्व्स को ही बताओ क्या होता है। कोई बताइए रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? एनीबडी? भैया बताओ, इसी चीज को आप रिजर्व्स कब कहते हो? अभी आपने सुना हो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्या ये रिजर्व है या लाइबिलिटी? ऐसे पूछता हूँ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व है या लाइबिलिटी? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वेरी नाइस, शाबाश। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल। प्रॉफिट का एक पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है शेयर होल्डर में। कितनी सही बात बोली, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा, ये बिल्कुल सही है। ये प्रॉफिट का वो भाग है जो शेयर होल्डर में बांटा नहीं जाता है। तो रिजर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताना चाहे तो? रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, इनमें से कौन सा पार्ट है जो बांटा नहीं जाता है? तो सर रिजर्व है तो दोनों ही नहीं बांटे गए। नहीं सर, कैपिटल रिजर्व नहीं बांटा जाएगा। सर कंफ्यूज मत करो, बस बता दो आप तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहले। पहले मुझे आपको रिजर्व समझाने दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उसके लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। सवाल कुछ ऐसा है, देखिए,
सामने बनाता हूँ आपके सवाल। क्वेश्चन ऐसा है कि कंपनी रिस्क देयर कुड बी earthquake in future years as the area where we operate is prone to frequent earthquakes, and hence company wants to set aside 50 lakhs of profits of current year for meeting earthquake related future losses. This 50 lakhs is of the nature of reserve or provision. ये रिजर्व माना जाएगा या प्रोविजन? ट्राई करिए, क्लिक करना है आपको, आपको चैट दिखेगी मस्त, और वहां से फिर आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखिए यहाँ पे एक तरह से अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया, बट इसका जवाब है रिजर्व्स। और रिजर्व्स का कारण क्या है, ये रिजर्व्स क्यों है? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए नहीं बनाया गया। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। पहले कंसेप्ट समझते हैं। हालांकि एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS29 जो प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझेंगे प्रोविजंस कब बनते हैं या कब रिजर्व्स काफ़ी होते हैं। बट अभी ब्रीफ समझ लीजिए आप क्या होता है। पहले मैं आपको रिजर्व समझाने से पहले प्रोविजन या सब कुछ एक साथ समझा रहा हूँ, ऐसा समझ लो आप। फर्स्ट, आपको क्यों लगा कि ये प्रोविजन है? तो बेटा एक चीज समझना, आपको इसलिए लगा क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो फ्यूचर में भी आएंगे। तो कंजर्वेटिज्म के अनुसार मुझे हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग निकाल लेना चाहिए ताकि मैं फ्यूचर लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। क्योंकि अगर मेरी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया सारा शेयर होल्डर को बांट दिया और अगले साल एकदम से लॉस हो गया, तो हमारे तो खाने पीने के वांदे पड़ जाएंगे, पैसे नहीं बचेंगे, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ब्याज नहीं पे कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत ना जाए। तो दोस्तों एक चीज समझना, इसी को तो रिजर्व कहते हैं। आपके घर पे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल सीए बन गए, भाई आपका सीए बन गया, फादर की बिजनेस चल रही है, तीनों पैसे कमा रहे हो, ये तीनों पैसे कमा के लाके कंसोलिडेट करके माताश्री के हाथ में दे। अब माताश्री क्या करती है, तो समझो साल भर में आप तीनों लोगों ने मिला के 50 लाख रुपए कमा लिए, तो माताश्री क्या पूरे 50 लाख खर्चे के लिए आपको दे देंगी या खर्च देंगी साल भर में? नहीं। वो बोलेंगी कि यार देखो कोई भरोसा नहीं है जीवन का, आगे कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो अपन एक काम करते हैं, एक 50 लाख में से 5 लाख रुपए तो हर साल अलग निकाल के रख लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, हमें नया घर बनाना है, तो 20-20 लाख रुपए हर साल इकट्ठे करते जाते हैं, 3-4 साल में इकट्ठे हो जाएंगे तो घर बना लेंगे। तो आप एक चीज समझो, आप क्या कर रहे हो, आपके कोई खर्चे नहीं है ये, आप अपने प्रॉफिट को खर्चने की बजाय अवेयर के रख रहे हो, संभाल के रख रहे हो, अपने पास रख रहे हो ताकि ये बट ना जाए। इसलिए मैंने कहा, अमन ने जब कहा था कि ये वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। क्योंकि आपने ये पैसा कमाया है लेकिन आप इसे खर्च नहीं रहे हो, इनफैक्ट उड़ा भी नहीं रहे हो अपने ऊपर, इनफैक्ट बचा के रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी मीट करना हो, कोई एसेट बढ़ाना हो, कोई एक्सपेंशन करना हो, कोई भी पर्पस। और ये बात तय है कि अभी आपकी कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जिसे पे ऑफ करना। दैट इज वाई इस पैसे को आप जो अलग निकाल रहे हो, इसका सिर्फ एक पर्पज है कि ये शेयर होल्डर्स में बट ना जाए प्रॉफिट के रूप में, बट बिजनेस में रुक जाए, इसलिए आप रिजर्व बना। इसी की बजाय समझिए आपने 50 लाख रुपीस कमाए, और आई वुड रादर से लेट्स से 50 लाख रुपीस जो आपने कमाए उसमें से आपके बड़े भैया के ऊपर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक केस लग चुका है। किसी ने केस लगाया है कि इसने बहुत मोटी ऑडिट फीस ली और बिना चेक किए रिपोर्ट साइन कर दी और उस कंपनी में सब गड़बड़ हुई।
जैसे अभी रिसेंट में कैफे कॉफी डे के ऑडिटर केपीएमजी के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई, 10 करोड़ की, क्या बात कर रहे हो जी हाँ। तो सपोज ऐसा है कि अभी केस चल रहा है, अभी हारे नहीं है, पर हमें लग रहा है कि भाई ने गड़बड़ तो पूरी करी है और हमें लग रहा है कि 5 लाख रुपए तो वहां पे पेनल्टी लगी, तो ये 5 लाख रुपए की आप रिजर्व नहीं बनाओगे, क्यों? क्योंकि आपको एग्जिस्टिंगली ये पता है, अभी आज की तारीख में पता है कि आपके ऊपर इस तरह की ऑलरेडी केस लग चुका है। इज दैट अब अभी आप केस हारे नहीं। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 29 जो कहता है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपको केस हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अभी से प्रोविजन बना दो कंजर्वेटिज्म के अनुसार, क्योंकि लग तो रही है आपको कि आप केस हार जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी से प्रोविजन बनाओगे, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली बीइंग कंजर्वेटिव। यू नो देयर इज अ लाइबिलिटी विच इज एग्जिस्टिंग, ये फ्यूचर लाइबिलिटी नहीं है सर, फ्यूचर ही तो अभी केस हारे थोड़ी ना है बेटा, केस लग चुका है। एस 29 बोलता है कि जब कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं रहती है, कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी आ चुकी है। बस सर्टन नहीं है कि तुम्हें पक्का देना ही पड़ेगी या कितने अमाउंट का देना होगा। अभी अर्थक्वेक आया नहीं है तो ये सर्टन नहीं है, नहीं पर आना तय है, ऐसा नहीं है बेटा। जरूरी नहीं हो सकता 10-20 साल तक ना। हाँ, अर्थक्वेक आ चुका होता, लॉस हो चुका होता और तुम्हें उसका फिर प्रोविजन बनाना होता, तो वो प्रोविजन कहते हैं। सिमिलरली अगर केस लग चुका है और आप उसके लिए पैसा अलग निकाल रहे हो, तो वो प्रोविजन है। पर केस लगा नहीं है, पर हमें लग रहा है यार आए दिन केस लग सकते हैं, तो चलो कुछ पैसा अलग से निकाल के रखते, तो वो रिजर्व है। तो बेसिक फर्क क्या होता है दोस्तों, प्रोविजन क्या होते हैं, दे आर बेसिकली क्रिएटेड फॉर योर एग्जिस्टिंग नोन लाइबिलिटीज, जो एग्जिस्ट करती, नोन है, बट आर ऑफ अनसर्टन टाइमिंग एंड अमाउंट। बस फर्क इतना है कि वो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा या कब पे करना पड़ेगा ये सर्टन नहीं। हो सकता है जीरो अमाउंट दे के भी बच जाए, हो सकता है 5 लाख देना पड़े, हो सकता है आज देना पड़े, कल देना पड़े। इसलिए इट इज क्रिएटेड बिफोर प्रॉफिट्स are computed, or the other way to put it up is it is a charge against profit। ये मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। वेरास रिजर्व्स कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट व्हाट, तो फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी, to meet any expansion plans, to arrange funds for future needs। कंपनी में डिसाइड टू अप्रोप्रिएट allocate a part of its profits or earnings for any purpose, which could be specific or generic purpose, and not distribute it। This is a reserve। It is not a charge against profit। इससे आपके प्रॉफिट कम नहीं हो रहे हैं, बट इज इन अ मैनर अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे अलोकेट करके यूज करने की प्लानिंग कर। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है बेटा। रिजर्व्स इक्विटी का पार्ट होता है, जबकि प्रोविजंस लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। प्रोविजन में आपको पैसा देना पड़ेगा, रिजर्व में जरूरी नहीं है देना पड़ेगा, ये आपने अपनी इच्छा से अलग करके रखा है फ्यूचर के पर्पस के। तो ध्यान रखना, कंटिजेंसी रिजर्व एक तरह का रिजर्व है, प्रोविजन नहीं।
प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम एक तरह का प्रोविजन, ठीक है। तब होता कैसे, आप एक चीज समझो, लॉजिक क्या है समझिए आप, कैसे क्रिएट होता है ये पूरा डिस्कशन क्या है। तो उदाहरण के तौर पे ऐसा समझो कि कंपनी के प्रॉफिट्स बिफोर फॉलोइंग आपको दिए गए हैं 30 लाख के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि देयर इज अ लीगल केस पेंडिंग where it is expected that there will be a loss of 10 lakhs as company may lose the case, ऐसा लग रहा है उसे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट, कंपनी डिसाइड्स to keep 25% of its profits in the business to meet any future unforeseen events. अनफोर्सिन लाइबिलिटीज मतलब वो जो आज हमें पता नहीं है पर आगे हो सकती है, ठीक है। अब आप बताइए कि क्वेश्चन ये है, हाउ टू प्रेजेंट इट इन बैलेंस शीट। आप क्या बोलोगे, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स है ना, वो एक्चुअल में 30 लाख सही नहीं, वो 30 माइनस 10, और इसमें से हम ट्रांसफर कर रहे हैं कंटिजेंसी रिजर्व में। %25 दैट इज 5 लाख। तो बचे हुए जो 25% ऑफ प्रॉफिट है, तो 25% ऑफ प्रॉफिट 5 लाख हो। अब एक चीज समझो, कंपनी ने टोटल कितना पैसा कमाया, तो लेट्स से कंपनी की अर्निंग्स हुई 30, इसमें से कंपनी ने लॉस के लिए प्रोवाइड फॉर कर दिया 10, तो जो बैलेंस बचा कंपनी के पास वो बचा 20। इसमें से हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया 5 का, तो जो फाइनल बैलेंस कंपनी के पास बचा वो बचा 50। ये 15 कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, बट इफ इट डज नॉट, the money still belongs to shareholders and hence is shown under shareholder funds, reserves and surplus। ये पैसा अभी भी शेयर होल्डर का ही है क्योंकि उन्होंने कमाया है, तो जो भी प्रॉफिट होते हैं सारे खर्चे काटने के बाद शेयर होल्डर के होते हैं, तो ये पैसा मिलेगा शेयर होल्डर को ही। पर क्योंकि ये पैसा शेयर होल्डर को हमें देना है पर हमने दिया नहीं है, इसलिए ये कंपनी की लाइबिलिटी है। पर ये लाइबिलिटी ओनर्स के प्रति है दोस्तों, और ओनर के प्रति लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं बताते, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। इस पैसे को रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। तो जो बैलेंस शीट आपकी बनेगी ना, उस बैलेंस शीट में आपकी जो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड आएगी ना बेटा, उस इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में आपके पास सबसे पहले लेट्स से आएगा शेयर होल्डर फंड्स, जिसके अंदर आएगी शेयर कैपिटल और आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप दो चीजें दिखाएंगे, लेट्स से इसका नोट बनाते हैं। अगर अपन आप यहाँ पे कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाएंगे, यू विल हैव टू शो रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 20 लाख।
और ये जो नोट्स टू द बैलेंस शीट बनेगा, इसमें आपका जो नोट नंबर 1 होगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंतर्गत आप दो रिजर्व दिखाओगे, कंटिजेंसी रिजर्व 5 लाख और दूसरे को कहते हैं सरप्लस या P&L का क्रेडिट बैलेंस, कई लोग इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, आप कोई भी नाम दे सकते। ये आपका कितना बच गया 15, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये इस तरह से प्रेजेंट है। और इसके अलावा आपकी करंट या नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी। तो लेट्स से करंट लाइबिलिटीज, और उसमें आप दिखा देंगे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 10 lakhs। अब इसी बात है, बैलेंस शीट टैली मत करना, ये बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, एक भाग है, एक नमूना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई भी पर्पस के लिए आप अगर पैसा अलग कर देते हो ताकि वो यूजर्स को ना बटे, शेयर होल्डर्स को ना बटे सर, तो वो रिजर्व कहलाता है। और आप उसे पड़ा रखते हो कि भैया ये पड़ा हुआ है, अपने को बांटना है तो बांट देंगे, नहीं बांटना है तो रखा हुआ है, जब तक नहीं बांट रहे तो वो सरप्लस होता है। कई बार कंपनियां मालूम है पैसा अलग से निकाल देती है और ये बोल के निकालती है कि इससे हम डिविडेंड बांटेंगे फ्यूचर में। तो अगर आप रिजर्व डिविडेंड बांटने के लिए रख रहे हो तो उस रिजर्व का नाम हो जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व। तो ये पैसा आपने स्पेसिफिकली डिविडेंड बांटने के लिए रखा है। तो ये मत सोचना कि रिजर्व बनाया है तो इसका मतलब उससे डिविडेंड नहीं बटेगा। रिजर्व का मतलब ये पैसा अभी डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा है, फ्यूचर में कंपनी बांट भी सकती है, नहीं भी बांट सकती है। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिजर्व पे। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिजर्व पे। तो रिजर्व्स बेटा दो तरह के होते हैं इस लॉजिक से। रिजर्व्स के दो टाइप्स होते हैं। पहले को कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, दूसरे को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है which can be used to distribute dividends to shareholders. और एक होता है कैपिटल रिजर्व, जिसका मतलब क्या होता है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है ये बताएगा अपने कोर्स में, अपन पढ़ेंगे। बट शेयर होल्डर जो पैसा कमाते हैं उसको आप कंपनी में भी रख सकते हो, उन्हें बांट भी सकते हो। अगर आप उन्हें बांट रहे हो तो उसे डिविडेंड कहते हैं। जिससे आप डिविडेंड बांट सकते हो वो कहता है रेवेन्यू रिजर्व, जिससे नहीं बांट सकते वो कहलाता है कैपिटल रिजर्व। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जनरल रिजर्व एक तरह का रेवेन्यू रिजर्व है। सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स या P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, पर ये भी एक तरह का रेवेन्यू रिजर्व है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व कोई बनाया है हमारी कंपनी ने, ये भी रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन अगर कोई रिजर्व का नाम ही है कैपिटल रिजर्व, बायबैक देखेंगे अपन तब वहां पे एक रिजर्व क्रिएट होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपके कोर्स में बायबैक, कोई एसेट की वैल्यू बढ़ाते अपन तो उस पर रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक करते हैं, जिससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, वो कहलाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है जिसपे कंपनीज एक्ट कहता है कि इससे डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता है, इस पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 27। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कैपिटल रिजर्व्स के। क्यों? क्योंकि इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। जिससे डिविडेंड बढ़ सकता है वो रेवेन्यू, जिससे नहीं बढ़ सकता वो कैपिटल। ये क्या काम आएगा आपका रेवेन्यू और कैपिटल? बस ये नॉलेज के लिए। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन रेवेन्यू कैपिटल के नाम से नहीं होता है। हर रिजर्व में आपको रिकंसिलिएशन देना होता है कि कितना ओपनिंग था, चेंज क्या हुआ, क्लोजिंग क्या है। प्लस उसका पर्पस अगर कुछ स्पेसिफिक है तो बताना पड़ता है कि भैया ये इस पर्पस के लिए होना है। रिजर्व में आपको दो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है।
तो कुछ कॉमन नाम देखिए रिजर्व्स के क्या होते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ईसॉप्स की अकाउंटिंग आपके सिलेबस से हटा दी गई है, पहले होती थी। इसलिए आपको ये याद कर लेना कि अगर ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का बैलेंस आ रहा है तो वो रिजर्व है। क्यों है, क्या है, वो छोड़ दो, फाइनल में पढ़ना, अभी हटा दिया है कोर्स। और ध्यान रखना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व। क्यों, क्या, छोड़ दो। शेयर अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाता है, पर उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, अब रिजर्व शब्द नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि ये कमाया नहीं है आपने, ये शेयर होल्डर से मंगाया है पैसा एक्स्ट्रा, इसलिए। कोई भी अलग नाम के रिजर्व्स हो सकते हैं, कुछ भी है, आपको उसका नेचर और पर्पस बताना है हर रिजर्व। क्यों बनाया आपने, ये स्टैट्यूटरी कोई लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण बन सकता है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अपन AS 11 में पढ़ेंगे। प्लस जो P&L का बैलेंस बचता है उसे सरप्लस कहते हैं। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, अगर लॉस है तो नेगेटिव बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, जिससे डिविडेंड बटे और जिससे ना बटे। चलिए। एक क्वेश्चन उठता है, बोनस शेयर्स अपन किससे बांट सकते हैं। तो हालांकि वो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है आपके लिए, बट फिर भी आप चाहें नोट करना तो लिख सकते हैं। बोनस शेयर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ एनीथिंग। कंपनी को अगर बोनस शेयर्स इशू करना है तो दे कैन बी इशूड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी इशू, बट नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, क्योंकि इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये अकाउंटिंग के कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने। तो ये अभी आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, जब अपन रिस्पेक्टिव AS कवर करेंगे ना तब आपको समझ में। ध्यान रखना, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए फ्री रिजर्व्स और कुछ कैपिटल रिजर्व्स एलिजिबल होते हैं, अलाउड होते हैं बोनस बांटने के। और हर रिजर्व से बोनस शेयर नहीं बढ़ते, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि अपन कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे। रिजर्व मैंने आपको समझा दिया ये क्या होता है बेटा, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपने भी बता दिया था। ये फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, हो भी सकता है अपन इससे बांट ले बट फ्रीली नहीं, जैसे जनरल रिजर्व डिविडेंड के लिए अवेलेबल है बट पूरा नहीं बांट सकते, रिस्ट्रिक्शन होता है, अपने कोर्स में पढ़ेंगे अपन डिविडेंड्स। अगर कंपनी रिजर्व जितना बना रही है उतना पैसा कहीं इन्वेस्ट भी कर रही है तो रिजर्व की बजाय उसका नाम फंड हो जाता है। जैसे कंटिजेंसी रिजर्व आपने बनाया तो आपने 100 लाख के प्रॉफिट अलग करके रख दिए, और वो प्रॉफिट आपने बोला यार बिजनेस में पड़े रहेंगे तो यूज हो जाएंगे, तो अपन उसको कहीं एक FD बना के रखते थे, तो वो कंटिजेंसी रिजर्व का नाम बैलेंस शीट में कंटिजेंसी रिजर्व फंड हो जाएगा, इसके नाम के आगे फंड जुड़ जाएगा या रिजर्व की जगह फंड लिख देंगे। तो फंड भी एक तरह के रिजर्व्स हैं, जस्ट दैट कि वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाल के कोई स्पेसिफिक जगह इन्वेस्ट करके रख दिया ताकि वो उस पर्पज में आगे जब जरूरत पड़ेगी तो यूज आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई रिजर्व किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा मार्क किया गया है तो उसे बताना पड़ेगा फंड बता के। P&L का डेबिट बैलेंस हो सकता है बेटा, उसे आपको नेगेटिव फिगर में दिखाना है सरप्लस में, और कुछ नहीं करना। और ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा डिस्कशन। किसी के डाउट्स हैं रिजर्व्स के तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ये रिजर्व्स का पूरा डिस्कशन। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आपको डिस्क्लोजर में क्या देना है तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि रिजर्व्स में हमें रिकन्सिलिएशन देना पड़ता है, रिजर्व्स ऐड कर लीजिए। और रिकन्सिलिएशन ऑफ
opening and closing balance of each reserve is to be given. तो हर रिजर्व का आपको क्या देना पड़ता है कंपल्सरी, ओपनिंग क्लोजिंग पूरा आपको बताना पड़ता है कैसे क्या हुआ है क्या। जैसे आप ये एग्जाम्पल खुला हुआ है तो इसी में बता देते हैं। सरप्लस पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस क्या था, इस साल कितना प्रॉफिट ऐड हुआ, टोटल कितना हुआ, डिविडेंड बांटा है तो लेस हो जाएगा। डिविडेंड कोई भी बांटते हैं तो उसे किससे कम करते हैं याद रखिएगा। तो डिविडेंड्स आर reduced from surplus P&L credit balance retained earnings या फिर जनरल रिजर्व्स। अगर जनरल रिजर्व से बांटा है तो वो अपन आगे डिस्कस करें, नहीं भी लिखोगे चलेगा। डिविडेंड पूरा चैप्टर ही है, डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे, अभी आधा अधूरा पढ़ोगे कंफ्यूजन मन में ज़्यादा है। ये आपका शेयर होल्डर फंड्स के 2 पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं, शेयर कैपिटल भी हो गया और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर वारंट ले आए, कोई क्वेश्चन में दिया है तो बस एज इट इज लिख देना। और शेयर एप्लीकेशन मनी आपको मैंने बता दिया, अगर वो रिफंड करना बाकी है तो करंट लाइबिलिटी में, रिफंड नहीं करना है उसके बदले में शेयर इशू होने बाकी है तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। उसका एक पार्ट रिफंड होना बाकी है और एक पार्ट आगे जाके कन्वर्ट होएगा इक्विटी शेयर में, तो जितना कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में या शेयर कैपिटल में उतना शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आएगा। जो रिफंड करना है वो करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्त, पढ़िए। तो अब अपना शेयर होल्डर फंड्स हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पहले देख लिया था। तो अब अपने को क्या डिस्कस करना है, सिर्फ लाइबिलिटी बची, नॉन करंट और करंट। क्योंकि करंट नॉन करंट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि आपको याद हो तो लाइबिलिटीज में अपन ने देखा था नॉन करंट और करंट दोनों में 4 लाइन आइटम्स होते। क्या क्या लाइन आइटम्स थी अगर याद आ रहा हो तो? सर एक थी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक थी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगर वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, एक थी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और एक थी अदर करंट लाइबिलिटी। सेम इसी तरह से करंट लाइबिलिटी में 4 थे, पर वहां डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की बजाय ट्रेड पेबल्स था। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसको, पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे ले जाता हूं। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है कि यहाँ पे शब्द जो यूज किया गया है ये लॉन्ग टर्म यूज किया है, ना कि नॉन करंट। हालांकि वो नॉन करंट के अंदर है पर आपको एग्जाम में ध्यान रखना। ऐसे ही लोन्स एंड एडवांस में भी बताया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आ जाइए अपन मस्त किस पे, करंट लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की बजाय ट्रेड पेबल्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बजाय अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सिमिलर ही एकदम। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको फेस ऑफ बैलेंस शीट पर देना मस्त है। किसकी? ट्रेड पेबल्स की, जो अभी मैं समझाऊंगा। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करें। देखिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हो सकता है आपने डिबेंचर से पैसा रेस किया, बैंक्स या दूसरे अदर देन बैंक से टर्म लोन लियो। टर्म लोन यानी लोन फॉर अ पीरियड, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सब एक पीरियड के लिए होते हैं, 5 साल, 3 साल, 10 साल की टर्म लोन। ऐसी कंपनियां लेती है टर्म लोन। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, जो सप्लायर है उससे ही फाइनेंस करा लिया है। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए ऑडी के पास और आपने बोला ऑडी देख कौन आया, उन्होंने बोला ओ मालिक आप, क्या बात है गाड़ी लेना, हमने बोला और नहीं तो क्या। हमला हाँ भाई क्या भाव दिए, उसने बोला अरे सर ये क्या भाव, मतलब ऐसे बढ़िया, आप बताओ कौन सी चाहिए सर, ये बेसिक मॉडल है 50 लाख का। हमने बोला एक बांध दे, उसने बोला है, हमला भाई बांध दे और क्या 50 लाख वाला ये सही है। उसने बोला ठीक है सर पैसे, हमने बोला अरे बैंक से लोन कराएंगे ना। तो मैंने बैंक से लोन सैंक्शन कराया 50 लाख रुपीज़ का।
बैंक ने पैसे उसको दे दिए, उसने मुझे गाड़ी दे दी, मैं बैंक को लोन देते रहूंगा, तो ये टर्म लोन है, मुझे 2 साल 3 साल 5 साल में रीपे कर। बड़ी कंपनी बोलती है सर आपको चाहिए तो हम ही फाइनेंस कर देंगे, हमारा ही एक नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम खुद ही बैंक की बजाय फाइनेंस करते हैं, और आपको जो बैंक से ब्याज मिल रहा है उससे 1% कम ब्याज पे कर देंगे। हमने बोला बहुत बढ़िया, तू कर दे, पैसे ही ले रहे हैं, जो सस्ता दे उससे ले लेंगे, अपने क्या फर्क पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ वही फाइनेंस कर रहा है, तो इसे भी मुझे लाइबिलिटी मांगना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसे डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जब सप्लायर खुद आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे देता है और फाइनेंस कर देता है कि चलो मेरी तरफ से ही आप फाइनेंस करा। पब्लिक से डिपॉजिट्स अगर लेते हैं वो लाइबिलिटी है, हो सकता है आपने रिलेटेड पार्टी से कोई लोन वोन लिया हो। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज क्या होती है, AS 19 में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़, और कोई भी दूसरे लोन्स और एडवांस। ध्यान रखना जो जो बोरिंग आपने लिए उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग अलग बताना, और सिक्योरिटी आपने क्या दी है ये भी बताना। हो सकता है आपने जमीन गिरवी रखी हो, आपने गुड्स गिरवी रखे हो, वर्किंग कैपिटल के स्टॉक गिरवी रखा हो, ऐसी जो भी चीज गिरवी रखी बताएं। डायरेक्टर या उनके रिलेटिव्स ने अगर कोई गारंटी दी है किसी भी कंपनी के लोन के लिए तो डिस्क्लोज कर दो। नॉर्मली कई बार प्रमोटर्स को गारंटी देना होती, नहीं तो बैंक लोन नहीं देती। प्लस अगर कंपनी ने कोई बॉन्ड या डिवेंचर इशू की तो उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो कब रिडीम या कन्वर्ट होने वाला है ये बता। सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आप बताओगे वो वाले जो सबसे लेट रिडीम होने वाले टू द नियरेस्ट वन, और लेट कब मानेंगे, अर्लिएस्ट क्या मानेंगे, तो जो भी उसकी फर्स्ट रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि बॉन्ड हो सकते हैं पार्ट बाय पार्ट रीपे हो रहे, तो मुझे 3 साल बाद से हर साल 1/3 करके 6 साल में रीपे करना है, तो मैं मानूंगा ये बॉन्ड 3 साल बाद रीपेमेंट शुरू हो। एक दूसरा बॉन्ड है जो 4 साल बाद पूरा वन शॉट रीपे हो जाएगा, तो सीक्वेंस में सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, फार्देस्ट कौन सा मानूंगा, वो 4 साल वाला, भले ही वो 4 साल में जीरो हो जाएगा और ये 6 साल में जीरो होगा, पर मुझे जो पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है प्रिंसिपल की, वहां से उसकी डेट देखनी है, जो सबसे लेट है वो ऊपर, बाकी उसके बाद। ध्यान रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म लोन्स का बताना रिक्वायर्ड नहीं है। टर्म लोन्स का नहीं बताना है, सिर्फ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का बताना है, क्योंकि ऐसे भी ये पब्लिक में इश्यू होते हैं, तो ये पब्लिकली लोन होती है। इसके अलावा अगर कोई बॉन्ड या डिबेंचर है जिसको आप री इशू कर सकते हो, बता दीजिए। टर्म लोन्स की टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना जरूरी नहीं, और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है आपके कोई भी लोन के रीपेमेंट में, लेट पेमेंट हुआ है, नहीं किया है समय पे, तो ये सब बता। ये इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप जनरली गो थ्रू कर सकते हो, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतने डिस्क्लोजर कोई मांगते नहीं। तो ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग में कोई भी अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल वगैरह लॉन्ग टर्म है तो बता दीजिए। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसको 2 पार्ट में बताते हैं, जो एम्प्लॉय को पैसा देना है, जैसे ग्रेचुटी, PF, इस टाइप के, और इसके अलावा PF नॉर्मली हर महीने जमा होता है तो वो नॉर्मली करंट होता है, ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट पे देनी होती है तो वो नॉन करंट होती है। जैसे अपन ने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए डिस्कस किया ना, सेम वैसे ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। बस एक चीज ध्यान रखना है, कोई लोन आपने लिया है जो 5 साल में रीपे करना है स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, तो जो इंस्टॉलमेंट उसकी अगले साल रीपे करनी है वो आपकी करंट लाइबिलिटी में शो, उसको नाम दिया जाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, और उसे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंतर्गत शो करो। तो ये डिस्क्लोज सेपरेटली होगी अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एंड नॉट अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, टाइम हो गया उसको। पहले इसे अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते थे, अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में। बाकी जो नॉर्मल अपन ने लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखा था वही सब है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना ब्लू कलर की, ये पूरी स्किप कर दो, काम की नहीं है।
ट्रेड पेबल क्या होता है? जो ऑर्डिनरी कोर्स में आप गुड्स खरीद रहे हो जिसके पैसे देने बाकी है वो ट्रेड पेबल में आएगा, गुड्स या सर्विसेज दोनों। और ये नॉर्मल कोर्स में तो कोई मशीन उधारी पे खरीदी तो वो ट्रेड पेबल नहीं है, पर गुड्स खरीदे उधारी पे बेचने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदा, कोई सर्विस ली जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये सब ट्रेड पेबल। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जो आप गुड्स और सर्विसेज ऑर्डिनरी कोर्स में खरीद रहे हो उसके प्रति। ट्रेड पेबल में आपको दो इन्फॉर्मेशन देना है, एक फेस पर और एक नोट्स पे। फेस पे क्या इन्फॉर्मेशन देना है? फेस पे देना है मतलब कि ये बैलेंस शीट के मेन हेड में ही दिखाना पड़ती है। कितना पैसा ट्रेड पेबल में आपका माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के प्रति ड्यू है और कितना अदर देन माइक्रो और स्मॉल के प्रति ड्यू है, ये क्या होता है? दोस्तों, भारत सरकार ने एक एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट बनाया है, आप जीएसटी में पढ़ेंगे। ये वो छोटे लोग हैं दोस्तों जिनके पास, आप सोचो 2 मिनट के लिए कि जो रिलायंस को चाय सप्लाई करता होगा, अगर उसका कोई पैसा बकाया होगा, क्या आपको लगता है वो रिलायंस पे, मुकेश भाई पे केस कर पाएगा कि पैसे नहीं दे? कभी नहीं कर पाएगा। बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते रहेगा, उसका धंधा बंद करके वही करते रह जाएगा। तो सरकार ने ऐसे लोगों को बोला है कि अगर आप कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से माल खरीदते हो तो आपको उसका पेमेंट ड्यू डेट पे करना है। ड्यू डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो 45 डेज में करना है। नहीं किया ना तो आपको नोट्स पे बताना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट के फेस पे कि ये देखो ये छोटे लोगों का इतना पैसा है जो हमने पे नहीं किया। तो फेस पे तो ये बताओ कितना बकाया है और नोट्स में ये भी बताओ कितने समय तक बकाया है। प्लस इसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा, इसका इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ढेर सारी चीजें होती। फाइनल में पढ़ना, अभी से कितना सा समझ लो कि माइक्रो और स्मॉल 3 एंटरप्राइज होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम, पर हमें सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को अगर पैसा देना बाकी है तो बताना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल माइक्रो स्मॉल अलग और माइक्रो स्मॉल के अलावा दूसरे लोगों को जो पैसा देना है वो अलग से बताओ। प्लस नोट्स में आप एक एज वाइज एनालिसिस दो, कितना पैसा अपना देना बाकी है। और यहाँ पे जो अपन ने डेटर में देखा था ना, जैसे वहां था 0 to 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2, 2 to 3, more than 3। यहाँ 0 to 6 और 6 to 1 की बजाय 0 to 1 year है। तो 0 to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year, ये 4 कॉलम्स। और इनमें पैसा किसको? एमएसएमई और अदर्स। वहां पे अपन क्या देखते थे ट्रेड रिसीवेबल में? डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, गुड और डाउटफुल। यहां पर कैसा है? डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, एमएसएमई और अदर्स। यहां ध्यान रखना यह एमएस नहीं है, एमएसएमई है। तो जो फेस पे दिखाना है वो माइक्रो स्मॉल का अलग और बाकियों का अलग, पर जो नोट्स में दिखाना है उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कितना पैसा देना बाकी और बाकियों को कितना बाकी है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3 years। यहाँ पे भी कब से काउंट करेंगे? जब से वो ड्यू हो गया है। अगर ड्यू डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो जिस दिन आउटस्टैंडिंग हुआ उसी दिन ड्यू हो गया। पर अगर कोई ड्यू हुआ ही नहीं है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। यानी 45 डेज अभी पूरे हुए नहीं है, टाइम पीरियड बाकी है, तो वो ये टेबल में कहीं पे भी शो नहीं आएगा। जैसा ट्रेड रिसीवेबल का पड़ा था बिल्कुल वैसा ही। बाकी अदर करंट लाइबिलिटी में कोई भी दूसरी तरह की लाइबिलिटी आपकी जो कहीं नहीं आ रही है वो यहाँ आ सकती है, जैसे कि कॉल्स इन अरियर्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, रिफंड, इंटरेस्ट, कोई आपका बकाया है। बस अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और अभी तक पे नहीं किया गया, आई रिपीट, इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड है, तो उसे बोरोइंग्स में दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पर इंटरेस्ट अक्रूड नॉट ड्यू है तो फिर उसे अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए, इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड इज शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पर अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड नॉट ड्यू है, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, तो ये अदर करंट लाइबिलिटीज में शो होगा। अगर ड्यू नहीं हुआ है तो, क्योंकि ड्यू हो जाता है तो मानते हैं वो लोन हो गया। अक्रू हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, तो फिर उसे अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाएं। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डेट की करंट मैच्योरिटी को शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा। ये एज 19 है, एज 19 का डिस्कशन बाद में।
डिविडेंड बाकी है, एप्लीकेशन मनी रिफंड करना बाकी है, कोई डिपॉजिट मेच्योर हो चुका है, रीपे करना बाकी रह गया है, ये सब तरह की चीज़ें आएंगी। और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में एम्प्लॉय और अदर्स। क्या मतलब? वही आपको एम्प्लॉय को कोई बोनस का पैसा देना है, अलाउंस देना है, तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, अदर्स में आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रेजेंटेशन आपको देना है। ट्रेड पेबल से रिलेटेड मैं बस आपको एक छोटी सी नोटिंग करा देता हूँ। ट्रेड पेबल्स, फेस ऑफ द बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाना है ट्रेड पेबल्स का? अमाउंट विच इज ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज and due to other than micro and small enterprise. नोट्स टू बैलेंस शीट में आपको एज वाइज एनालिसिस देना है। जिसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, अदर्स, डिस्प्यूटेड ऑफ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज और डिस्प्यूटेड ऑफ अदर एंटरप्राइज। और इसमें ब्रैकेट्स आपको क्या क्या दिखाने हैं, एज एन इंफॉर्मेशन क्या क्या डिस्क्लोज करनी है? 0 to 1, more than 1 to 2, more than 2 to 3, more than 3 years और टोटल। और यहाँ सब आप क्या दिखाओगे? जो ओवरड्यू हो चुके। डेटर्स में 0 to 1 ईयर की बजाय 0 to 6 months और 6 months to 12 months दो आते थे कॉलम, यहाँ पे सिंगल। तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रेड पेबल की कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स। तो करंट लाइबिलिटी में कुछ खास नहीं है, यही है, ये करंट और नॉन करंट दोनों हो सकती है ट्रेड पेबल। इसके अलावा मेरी एग्जिट टिप जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी वो नोट कर लीजिए। पहला, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसको मैं एक बढ़िया टेबल बता के आपको बता, ठीक है? कोई आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसकी कोई करंट इंस्टॉलमेंट से, करंट इंस्टॉलमेंट मतलब ड्यू टू पे इन 12 मंथ्स है, तो आप उसे कहां शो करोगे बेटा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर कोई फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है जिसमें आपको फाइनेंस लीज में पैसा देने का है और उसकी कोई करंट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो उसे आपको शो करना पड़ता है अदर करंट लायबिलिटी। उसकी जो नॉन करंट इंस्टॉलमेंट है जो बाद में पे होने वाली है, 12 महीने के बियॉन्ड है, ये शो होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। और फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की भी ये शो होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर ड्यू ऑन एनी लोन है और ये नॉट पेड है, तो इसे आप शो कर दो अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि है तो ये करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड नॉट ड्यू है, तो ये क्या होगा? दिस विल बी शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटी और अदर नॉन करंट लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन ये विद इन 12 मंथ्स पेबल है या बियॉन्ड 12 मंथ्स पेबल। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके डिबेंचर है 5 साल के, जिसपे हर साल आप ब्याज अक्रू कर रहे हो, पर पे 5 साल बाद करना है, जब रिडीम करोगे विद इंटरेस्ट रिडीम करना है, तो वो इंटरेस्ट अक्रू हर साल होगा, आपकी लायबिलिटी बनेगा, पर नॉन करंट लायबिलिटी रहेगा, क्योंकि अभी वो करंट है ही नहीं, पे अभी करना है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। लाइबिलिटीज़ में बस इतना ही काम का है। इसी के साथ आज अपना पूरा बैलेंस शीट का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब जो अपना बाकी है उसमें वो क्या है, तो बैलेंस शीट के 2 नोट्स आते हैं, कैपिटल कमिटमेंट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वो डिस्कस करना है। और फिर अलग अलग कई तरह के आपके डिस्क्लोजर्स होते हैं दूसरे जो देखना होते हैं, फिर अपन एसपीएल पे आ जाएंगे। इसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कल पहले हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी और अदर डिस्क्लोजर्स देखेंगे, फिर बैलेंस शीट के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पीएनएल पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब जाके अपना ये चैप्टर का पहला पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पूरा होगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से कवर कर रहे हैं दोस्तों अपन आराम से। थोड़ा समय अपना हो सकता है दूसरों से ज़्यादा लगेगा, बट चीज़ें पूरी कवर होगी। हम सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में अभी तक आ चुका है, जो अभी आने वाला है वो भी पढ़ रहे हैं। आज का डिस्कशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, कल अपना यूजुअल टाइम पर। थैंक यू।